So coming to the permeability of stratified soil deposits. In nature, soil mass may consist of several layers deposited one above the other. There जनरली हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सॉइल एक सी हो किसी जगह पे, किसी ग्राउंड पर। जैसे अगर आपका यहाँ पर ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका। सो ऐसा नहीं है कि नीचे जो सॉइल है वो एक सी है सारी। हो सकता है कि पहले कोई किसी और टाइप की सॉइल का डिपॉजिट है, फिर दूसरी टाइप का डिपॉजिट है। सो इस तरह से जो डिपॉजिट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के, तो वो परमेबल भी हो सकते हैं, इम्परमेबल भी हो सकते हैं नेचर में, और उनका जो कॉम्पोजिशन है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो हमने देखा कि सॉइल जो है लेयर्स में डिपॉजिट होती है वन अबव द अदर। देयर बेडिंग प्लेन्स में बी हॉरिजॉन्टल, दैट कैन बी इंक्लाइंड और वर्टिकल। तो अब ये भी जरूरी नहीं है कि सब हॉरिजॉन्टल ही लेयरिंग होगी, इट कैन बी इंक्लाइंड और इट कैन बी वर्टिकल आल्सो। सो ईच लेयर एज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस। सो यहाँ पर एजम्पशन जो हम आसानी के लिए फॉर आवर ओन ईज हम एज्यूम करते हैं कि एक तो वो होमोजीनियस है सॉइल वहाँ की, और दूसरा कि आइसोट्रॉपिक है। ये हम लोग ने डिस्कस करा था उसी चैप्टर में, अपना जो हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर किया था वहां पर। और हैज इट्स ओन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सॉइल का जो एक ऊपर वाली का अलग होगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, दूसरी लेयर का कुछ और होगा, तीसरी लेयर का कुछ और होगा, तो आप एवरेज आउट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को। So the average permeability of the whole deposit will depend upon the direction of flow with relation to the direction of the bedding planes. So यहाँ पर अगर इस तरह की स्ट्रेटिफाइड सॉइल है उसे कहते हैं लेयर्ड सॉइल को स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर जो आप एवरेज परमेबिलिटी जो होल डिपॉजिट की होगी वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर। ठीक है, पानी का डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकली आ रहा है या हॉरिजॉन्टली पानी का फ्लो है, विद रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द बेडिंग प्लेन। फिर बेडिंग प्लेन का पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एवरेज परमेबिलिटी जो है। सो इन द केस देयर आर टू केसेस, एक तो ये है पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, फर्स्ट वन इज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, दूसरा है परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। So let's see the first one. When a soil deposit consists of a number of horizontal layers having different permeabilities, the average of permeability can be obtained separately for both vertical flow and horizontal flow. तो उसे कहेंगे KV for vertical flow जो permeability होगी, और for horizontal flow के लिए जो permeability होगी उसे KH कहेंगे respectively. सो एक सॉइल है उसे आप कंसिडर करिए, उसमें पहली वाली लेयर की थिकनेस जो है वो H1 है और उसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K1। सेकेंड वाली सॉइल का जो थिकनेस है वो H2 है और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K2। एंड द थर्ड वन इज हैविंग H3 थिकनेस एंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K3। सो अगर वाटर का फ्लो जो है, फ्लो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज वर्टिकल यानी डाउनवर्ड, ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, तो उसे फिर हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के भी लेंगे। लेकिन अगर इसका हॉरिजॉन्टली है वाटर का फ्लो, तो फिर फ्लो डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल है तो के एच लेंगे। ठीक है, और ये टोटल हाइट इज एच। तो यहाँ पर ये पूरा डेरिवेशन किया गया है इसके लिए। इसमें अगर आप देखें कि क्यू द रेट ऑफ फ्लो यानी क्यू डिस्चार्ज थ्रू ईच लेयर पर यूनिट एरिया इज द सेम। तो क्यू इज इक्वल टू वर्टिकल फ्लो के लिए, ठीक है, सब में सेम डिस्चार्ज हो रहा है अगर ये माने, तो Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, ऐसे करके जितनी लेयर होंगी उतना हम इक्वेट करते रहेंगे। So let I be the equivalent hydraulic gradient over the thickness H and let the hydraulic gradient in the layer be I1, I2, I3। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, Q हमने ये माना है कि अगर रेट ऑफ फ्लो वर्टिकल है तो सबका डिस्चार्ज जो है वो हम मान रहे हैं कि Q जो है बराबर इक्वल है।
सो इस केस में फिर इसको क्यू डार्सी लॉ में जैसे ही आप क्यू आता है, आप डार्सी लॉ यहाँ पर kv and I. So let I be the equivalent hydraulic gradient over the total thickness h, and let the hydraulic gradients in the layer be I1, I2, I3 respectively. So हम यहाँ पर Q is equals to KVI लिख सकते हैं, K1 I1 K2 I2 is equals to KV is equals to average permeability. ठीक है, तो बेसिकली पूरी H के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया KV इंटू I में, उसको अगर आप खोलेंगे, I को h बाई L होता है, यानी h बाई h1 इसकी थिकनेस है और ये कैपिटल H है, तो h1 h2 h3 करके आपने इसको करा, इसको यहाँ पर मतलब अरेंज करा हेड ड्रॉप्स को, और उसके बाद kv निकल गया आपका h अपॉन h1 अपॉन k1 प्लस h2 अपॉन k2 प्लस दिस। तो बेसिकली ये एक सिंपली आपका जो है डेरिवेशन है, इसको आप सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। डार्सी लॉ को यूज करके इन्होंने एवरेज आउट करा है हॉरिजॉन्टल परमियाबिलिटी क्या होगी, एवरेज परमियाबिलिटी, और वर्टिकली अगर फ्लो है तो क्या परमियाबिलिटी होगी। जैसे यहाँ पर अगर आप बुक का देखें, इस तरह से अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है, अभी वर्टिकल फ्लो देखा था हमने यहाँ पर बेडिंग प्लेन में, ये वर्टिकल के लिए था, ऐसे ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल में ये अगर इसको आप मान लीजिए Z1 थिकनेस है, ये सारी Z2 Z3 वहाँ H से डिनोट किया था, और ये टोटल Z यहाँ पर H था, और V1 V2 V3 Vn जो है इसमें से रेट ऑफ फ्लो है, और K1 K2 K3 Kn जो है इनकी अपनी अपनी परमियाबिलिटी है। सो यहाँ पर वही Q इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल के केस में प्लस हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, सबका अलग अलग डिस्चार्ज ऐड होगा फॉर फ्लो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर है। और उसको अगर आप ओपन करके इन टर्म्स ऑफ डार्सी लॉ लिखते हैं, सो यू गेट K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस करते करते जितना लेयर्स है वो, और डिवाइडेड बाई टोटल थिकनेस ऑफ द सॉइल। तो ये एक फॉर्मूला है जो यहाँ से जनरेट हुआ फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए। अब ऐसी ही वर्टिकल फ्लो में अभी हम देख चुके हैं, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, तो इस केस में आपका फॉर्मूला आता है kz is equals to z upon z1 upon k1 plus z2 upon k2 plus like this p फॉर्मूला। ठीक है, सो इन इसमें बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर k1 z1 प्लस k2 z2 है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में ये साथ में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये है आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और z जो नीचे था वो ऊपर आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में z ओवरऑल, यहाँ पर ये ऊपर आ गया। तो बस इतना फॉर्मूला में डिफरेंस है।